भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में बीएससी बीएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लासेज में हम आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ाएंगे, यानी ऊष्मा गति के नियमों के बारे में अध्ययन कराएंगे। मैं प्रवक्ता दिनेश कुमार शर्मा आपको बीएससी बीएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट रसायन विज्ञान के बारे में आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में अध्ययन कराएंगे ऑनलाइन क्लासेज में। इसमें हम आपको 3 नियमों के बारे में पढ़ाएंगे। ऊष्मा गति का शून्य कोटि का नियम, ऊष्मा गति का प्रथम नियम और ऊष्मा गति का दूसरा नियम। इन तीनों नियमों के बारे में अध्ययन हम कराएंगे आपको कि तीनों नियमों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रथम नियम है ऊष्मा गति का शून्य कोटि का नियम, दूसरा है ऊष्मा गति का प्रथम नियम और ऊष्मा गति का दूसरा नियम। देखिए विद्यार्थियों, तीनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी जो केमिस्ट्री के थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा हुई उसमें आपके ऊष्मा गति का प्रथम नियम आपके यूनिवर्सिटी की एग्जाम में आया। तो इस प्रकार से ये नियमों की परीक्षाओं में पुनरावृत्ति होती रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम हम ऊष्मा गति की शून्य कोटि के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे कि ऊष्मा गति की शून्य कोटि का नियम क्या है। देखिए, ऊष्मा गति के शून्यांक नियम से यह स्पष्ट होता है कि यदि दो निकाय किसी अन्य तीसरे निकाय से अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हो तो वे आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में हो जाते हैं। दो निकाय यानी दो जो तंत्र हैं, यदि वो दोनों तंत्र किसी तीसरे निकाय से, तीसरे तंत्र से अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हो तो भी वे आपस में ऊष्मीय संतुलन में हो जाते हैं, जो कि हम पूर्व की क्लास आपको कक्षा 11 में भी ये नियम आप पढ़ चुके हैं। बहुत ही सरल है, यह ताप के गुणों को बताता है। जब आपको पता ही है कि हम जब दो निकाय को कोई ऊष्मा दी जा रही है तो तीसरा निकाय, तीसरा तंत्र भी उस ऊष्मीय संतुलन में हो तो वे आपस में ऊष्मीय संतुलन में हो जाते हैं, जिसे चित्र के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज में भी आपको बताया गया है। यह ताप के गुणों को बताता है, यानी टेम्परेचर के बारे में बताता है। यदि कैपिटल ए और कैपिटल ए से बी की ओर ऊष्मा प्रभावित होती है तो कैपिटल ए का ताप जो है बी से अधिक होता है। यदि ऊष्मा प्रभाव नहीं होता है तो ए और बी का ताप एक समान होता है। यदि ऊष्मा का प्रभाव ही नहीं होगा तो दोनों निकाय का ताप एक समान होता है। यदि हम ऊष्मा दे रहे हैं मान लीजिए तो ए का ताप बी से अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम ऊष्मा गति के शून्य कोटि के नियम के बारे में हमने आपको बताया। बहुत ही सरल है, यानी ऊष्मा गति के शून्यांक नियम से, फिर से सुन लीजिए, ऊष्मा गति के शून्यांक नियम से यह स्पष्ट होता है कि यदि दो निकाय यानी दो तंत्र ए और बी किसी अन्य तीसरा निकाय जैसे मान लीजिए सी है, तीसरे निकाय से अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हो तो वे आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में ही होंगे। यह ताप के गुणों को बताता है शून्य कोटि का जो नियम है। यदि ए से बी की ओर ऊष्मा यदि हम प्रवाहित करते हैं तो ए का ताप बी से अधिक है। यदि ऊष्मा प्रवाहित नहीं करते हैं तो ए और बी का ताप एक समान होता है। तो इस प्रकार से हम ऊष्मा गति के शून्य कोटि के नियमों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ताप, जो टेम्परेचर है, ताप एक अदिश राशि है, न कि एक सदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। ऊष्मा गति के शून्यांक नियम से यदि दो निकाय आपस में, यदि दो तंत्र जो हैं, दो निकाय आपस में ऊष्मीय संतुलन में हो तो उनके ताप भी समान होंगे, उनके मतलब टेम्परेचर भी समान होंगे। ताप वह गुण है
जो ऊष्मा के एक निकाय से दूसरे निकाय के प्रभाव को निर्धारित करता है। ऊष्मा के एक निकाय से यानी एक तंत्र से दूसरे तंत्र के प्रभाव को निर्धारित करता है। यदि हमने जो चित्र में आपको अभी बताएंगे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, यदि कैपिटल ए से बी की ऊष्मा प्रवाहित होती है तो ए का ताप बी से अधिक होता है। यदि ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है तो ए व बी का ताप समान होता है। यदि कैपिटल ए से कैपिटल बी की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है तो यह आवश्यक नहीं है कि ए की ऊष्मा अधिक हो या बी की हो। तो इस प्रकार से हमने कहा भाई, यदि दो निकाय है तो उनका ऊष्मीय संतुलन समान रहेगा तो तीसरे निकाय का भी संतुलन समान होगा। जब यदि हम ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो ए के ऊष्मा अधिक होगी जो ए से बी की ओर प्रवाहित होगी। जब यदि मान लीजिए ऊष्मा का प्रभाव नहीं हो रहा है तो ए और बी दोनों निकायों की ऊष्मा का मान समान होता है, जो कि शून्य कोटि के नियम को बताता है, जिसकी हमने व्याख्या आपको अभी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो ताप एक अदिश राशि है। ऊष्मागति के शून्यांक नियम से यदि दो निकाय आपस में ऊष्मीय संतुलन में हो तो उनके ताप भी समान होंगे। ताप वह गुण है जो ऊष्मा के एक निकाय से दूसरे निकाय के प्रभाव को निर्धारित करता है। जैसे आपका यदि ए से बी की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है तो कैपिटल ए का ताप बी से अधिक होता है। यदि ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है, यदि हम ऊष्मा का प्रभाव ही नहीं कर रहे तो ए व बी का ताप समान है। यदि ए से बी की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है तो यह आवश्यक नहीं है कि ए की ऊष्मा अधिक है या बी की ऊष्मा अधिक है। तो इस प्रकार से हमने शून्य कोटि के नियम के बारे में आपको पढ़ाया। सभी बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस में शून्य कोटि का नियम समझ में आगे हो गया। जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, चित्र आपका ए रहा, ये ऊष्मीय अवरोधक है। जैसे आप फोरबिडन क्षेत्र के रूप में आप पढ़ते हैं, जैसे हम लिथियम का उदाहरण हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार से आप फिजिकल केमिस्ट्री में हमने दो निकाय ए और बी और इनके संपर्क में है हमारा सी। जब इनको यदि हम ऊष्मा देंगे तो इसकी भी ऊष्मा का मान उतना ही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने शून्य कोटि के नियम के बारे में पढ़ा, जो सभी बच्चों के इस चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। फिर से हम आपको बताते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में जो शून्य कोटि का नियम है जो फिक्स है, यदि दो निकाय किसी अन्य तीसरे निकाय, दो निकाय ए और बी है, तीसरे निकाय सी से अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हो तो भी वे आपस में ऊष्मीय संतुलन में ही होंगे। तो इस प्रकार से, और ये जो शून्य कोटि का नियम है ये ताप के गुणों को बताता है। यदि कैपिटल ए से बी की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है तो ए का ताप बी से अधिक होता है। यदि उसमें प्रभाव नहीं होता है तो ए और बी का ताप एक समान होता है। तो इसी प्रकार से हमने शून्य कोटि के नियम के बारे में बीएससी बीएड थर्ड ईयर के सेमेस्टर के बच्चों के सभी के समझ में आ गया होगा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। अब हम पढ़ेंगे इस चित्र के माध्यम से। चित्र में दो निकाय ए तथा बी तीसरे निकाय सी से संपर्क में है, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एवं ए तथा बी के मध्य एक ऊष्मीय अवरोध रखा हुआ है, ऊष्मीय अवरोधक रखा हुआ है, जिसके कारण ए और बी में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो। यानी ऊष्मीय अवरोधक जैसे अपन कहते हैं फोरबिडन क्षेत्र, जैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो, इसी प्रकार से यहाँ हम फिजिकल केमिस्ट्री में ऊष्मीय अवरोधक हमने रख दिया, जिसके कारण ए और कैपिटल ए और बी में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता हो। माना सी का ताप ए और बी से अधिक है तो इस अवस्था में सी से ए व एवं सी से बी की ओर ऊष्मा का प्रभाव तब तक होता रहता है जब तक कि सी व ए तथा सी व बी आपस में ऊष्मीय संतुलन में न आ जाए। और ये शून्य कोटि का नियम हमें यही समझाना चाहता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों आप देखिए, अब ए व बी के मध्य रखे हुए ऊष्मीय अवरोधक को हटाकर सी तथा ए कॉमा बी के मध्य रख देते हैं, जैसा कि चित्र बी में आपको दिखाया गया है।
जो दाईं ओर है। अब ए व बी के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, अतः निकाय ए व बी ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में आ गए हैं। यह प्रयोग ऊष्मा गति के शून्यांक नियम को प्रदर्शित करता है। तो मैं समझता हूं सभी बीएससी बीएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का ये शून्यांक नियम समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा गति का प्रथम नियम, जो अभी आपकी 17 तारीख को जो एग्जाम हुई बीएससी की थर्ड सेमेस्टर की, उसमें ऊष्मा गति का प्रथम नियम आया, जो बहुत ही सरल है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम ये बताना चाह रहा है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यानी ऊष्मा हमारी जितनी है ब्रह्मांड में वो उतनी रहेगी, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब किसी तंत्र को डेल्टा क्यू ऊष्मा दी जाती है, ये ए नहीं है, आप सभी बच्चे इसका ध्यान रखें, थोड़ी इसमें मिस्टेक है, डेल्टा क्यू है, ऊष्मा दी जाती है तो उसका कुछ भाग वायुमंडलीय दाब के विपरीत कार्य ये डेल्टा डब्ल्यू है कार्य करता है, जिसके कारण आयतन में वृद्धि हो जाती है और शेष भाग में गैस के ताप में वृद्धि करता है। और ताप में वृद्धि होने के कारण आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, जो डी यू है। तो इस ऊष्मा गति का जो नियम प्रथम नियम है वो है डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। इसको ही ऊष्मा गति का प्रथम नियम कहते हैं। ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। और इसका जो समीकरण है वो डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू है। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो आपका है ऊष्मा गति के द्वितीय नियम के बहुत से कथन हैं, यानी इनके जो शब्दावलिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं कि, लेकिन भावार्थ की दृष्टि से एक ही है, सबका मतलब एक ही होता है। सभी कथनों का मूल भाव इस प्रकार से है कि देखिए इन्वर्टेड कॉमा में, कोई भी ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जो किसी स्रोत से अवशोषित ऊष्मा को पूरी तरह लाभकारी कार्य में बदल दे, यानी 100%। जैसे मान लीजिए हमारी मोटरसाइकिल है, हमने 1 लीटर पेट्रोल लिया तो वो 100 का एवरेज देनी चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है, यानी कि इंजन 100% उसे कार्य में परिणित कर सके, ऐसा कोई भी इंजन संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में 100% दक्षता वाला ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है। इस नियम के विभिन्न कथन निम्नावत है, जो देखिए आप केल्विन एवं प्लांक का कथन, जो कि आप फिजिक्स में भी खूब पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से केल्विन एवं प्लांक का कथन, चक्रीय प्रक्रम में कार्य करने वाले ऐसा इंजन बनाना असंभव है जिसके चलने से ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा का शोषण और उस ऊष्मा में कार्य की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई अन्य क्रिया नहीं हो। इंजन के लिए यह आवश्यक है कि कार्य की प्राप्ति के लिए स्रोत से ऊष्मा का अवशोषण करें एवं उसके कुछ अंश को कार्य में परिवर्तित कर दे और शेष भाग को सिंक में त्याग दे। अर्थात इंजन के लिए स्रोत एवं सिंक दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। ये केल्विन एवं प्लांक का कथन है। ऊष्मा गति जो चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्रोत जो आपका T1 केल्विन है, आपका Q ऊष्मा है, और ये W आपका कार्य Q2, सिंक आपका T2K। तो इसी प्रकार से आपका दूसरा चित्र जो है उसके माध्यम से W बराबर Q1, इस प्रकार से चित्र T2K सिंक के माध्यम से हमने आपको दर्शाया है। तो इस प्रकार से ये ऊष्मा गति का आपका द्वितीय नियम है। इसका दूसरा कथन जो है क्लांसियस का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी चक्रीय प्रक्रम में बिना बाह्य कार्य किए कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप वाली वस्तु से सीधे ही उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं कर सकता। उच्च ताप पर निकाय, उच्च ताप पर आपका निकाय, निम्न ताप पर आपका निकाय। तो इस प्रकार से कोई भी चक्रीय प्रक्रम है वो बिना
बाह्य कार्य किए हुए किसी कार्य के पदार्थ को निम्न ताप वाली वस्तु से सीधे ही उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा निर्धारित नहीं कर सकता, जो चित्र के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेज में बताया गया है। आप इस चित्र को आराम से देखिए, यदि आपको डाउट लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रशीतक, जो रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक ठंडी वस्तुओं में से ऊष्मा अवशोषित कर गर्म वस्तु को प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए प्रशीतक संपीड़क यानी कंप्रेसर जो होता है का सहयोग लेता है। बाह्य सहायता के बिना यानी संपीड़क के रूप में, और संपीड़क जैसे हमने फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं कि गैसों को लिक्विड के रूप में जो परिवर्तित है, फैराडे के नियम अनुसार आपका जूल थॉमसन के सिद्धांत पर कार्य करता है कि बिना प्रशीतक वस्तुओं को और ठंडी नहीं कर सकता। तो आज के हम ऑनलाइन वीडियो में हमने आपको जो है आपको ऊष्मागतिकी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, तीनों नियमों के बारे में हमने आपको पढ़ाया। ऊष्मागतिकी शून्य कोटि का नियम जो आपके सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, ऊष्मागति का प्रथम नियम और ऊष्मागति का दूसरा नियम। ऊष्मागति का प्रथम नियम हमने आपको बता दिया, दो निकाय हैं, वो तीसरे निकाय के संपर्क में रहते हैं तो उनका ताप उतना ही रहेगा। ऊष्मागति का पहला नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है आपका, और ऊष्मागति का जो प्रथम नियम आपका है वो ऊर्जा संरक्षण के आधार पर है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मागति का दूसरा नियम जो है, कोई भी इंजन ऐसा संभव नहीं है जो 100% उसे 100% शाश्वत रूप से उसे कार्य में परिणित कर सके। क्लांसियस का नियम आपका जो चक्रीय नियम के माध्यम से हमने आपको ऑनलाइन क्लास के वीडियो के माध्यम से समझाया। आज के इस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम आज इतना ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद। अगला वीडियो हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे। बंद करना खास बहुत चल रहा है।